हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने वेक्टर्स को देखा था और वेक्टर्स से रिलेटेड जित कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, है ना। तो वेक्टर टॉपिक में जेई और नीट लेवल पे जितनी भी चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देख लिया था, है ना। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमैटिक्स। ठीक। तो काइनेमैटिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमैटिक्स होता क्या है। तो काइनेमैटिक्स की जो वर्ड है काइनेमैटिक्स, इसका मतलब होता है कि हमें मोशन की स्टडी करना विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। हमें फोर्स को नेगलेक्ट करना है, जहाँ जहाँ भी फोर्सेस आएंगे, है ना, उसके इम्पैक्ट को हम नेगलेक्ट करेंगे। हम बस देखेंगे कि बॉडी कैसे मूव करती है, कैसे उसकी स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, कैसे उसके पास एक्सेलरेशन आता है, कैसे वो डी एक्सेलरेट होगी, कैसे स्टॉप होगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, काइनेमैटिक्स में। हाँ, यहाँ पे हम जो फोर्सेस हैं उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो लग रहा होगा तभी कोई चीज़ मूव कर रही है, लेकिन हम फोर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। फोर्सेस को हम विदाउट फोर्सेस कंसिडरेशन के हम मोशन की जब भी स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स वन इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले क्या देखेंगे, वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन का मतलब मेरा है कि हम सिर्फ देखेंगे कि किसी अगर लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन इस लाइन में ऐसे मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारी चीज़ें चेंज होगी, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, जब सीरीज स्टार्ट होगी हमारी वो होगी काइनेमैटिक्स टू। तो उस पर हम देखेंगे टू डायमेंशन के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है ना, तो उसके साथ कैसे उसका एक्सेलरेशन और सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। अभी इस सीरीज़ में हम सिर्फ काइनेमैटिक्स पे फोकस करेंगे। ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन बताई कि काइनेमैटिक्स होता क्या है, काइनेमैटिक्स वर्ड का मतलब क्या हुआ, है ना। ये जो काइनेटिक सुना होगा, तो काइनेटिक का भी मतलब क्या होता है, मोशन से रिलेटेड ही होता है। तो काइन वर्ड जो है यहाँ पे उसका मतलब ही है मोशन, और मैटिक्स मतलब उसकी स्टडी करना, उसकी मैकेनिक्स की स्टडी करना। अब ये जो काइनेमैटिक्स टॉपिक है इसमें और इसे हम कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन भी कह सकते हैं, तो मोशन इन वन डी भी हम कह सकते हैं इस टॉपिक को। इसमें जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, ये नाइन्थ में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी जो काइनेमेटिक्स वन में होंगी वो नाइन्थ में ऑलरेडी कर रखा होगा साइंस में, लेकिन हम उसका एक रिकैप करेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो थोड़ा डिटेल में वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी जो उसका मेन डिफिनेशन है, फॉर्मूलेज हैं, वो मिलते जुलते ही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं नाइन्थ में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा है, सबने पढ़ा होगा। फिर हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, और फिर ये वर्ड एक आ रहा है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये शायद नहीं सुना होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे किससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डिफिनीशंस और उसके फॉर्मूलेज। और उसके बाद फिर हम देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो मैंने पहले ही बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम क्या देखना है। तो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दो टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। एक में हम क्या कवर करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक में हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा तब कैसे बॉडी मूव करेगी, और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा मींस जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बार बार बदलता रहेगा, है ना, चेंज होता रहेगा, तब कैसे ऑब्जेक्ट मूव करेंगे और कौन से फॉर्मूलेज हम यूज़ कर सकते हैं वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद एक और टॉपिक है, शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, उसको भी हम देखेंगे। इसी में दो और टॉपिक आएंगे। एक तो आएगा कि हमारा मोशन अंदर ग्रेविटी कैसा होता है, ठीक है, वो भी एक लाइन में ही मोशन होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। तो इसे यहाँ पे लिख लो, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। ठीक है। और इसी के बाद हम देखेंगे मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो इसे भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है ये लास्ट वाले टॉपिक को, तो देखते हैं, अगर लास्ट वाले टॉपिक को बताना पड़े तो बताएंगे, वरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है।
वन डायमेंशन के लिए। हाँ, अगर टू डायमेंशन में हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में, तो इसको अभी रिमूव ही कर देते हैं, ग्रेविटेशनल वाला ही, ग्रेविटी वाला ही बस हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस। तो जो पहला टॉपिक मैंने लिखा था यहाँ पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, जो प्रॉपर पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट। मीन्स जितना भी पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसे हम डिस्टेंस से रेफर करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ उसे देख लेते हैं। ठीक है, इसे वर्डिंग में इसकी डिफिनेशंस नहीं लिख रहा मैं, बहुत आसान सी चीज़ है। तो डिस्टेंस का अगर मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से मेरे पास पॉइंट ए है एंड मेरे पास पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है, तो इसके पास जाने के कई सारे रास्ते हैं। ऑब्जेक्ट ऐसे भी कर्व पाथ में भी जा सकता है, तो मूव करके पॉइंट बी पे पहुँच गए। और क्या वेज हैं, एक तो डायरेक्ट वे है, स्ट्रेट लाइन में मूव करके सीधे पॉइंट वी पे जा सकता है ऑब्जेक्ट, और एक मैंने ये बताया ऊपर वाला। ठीक है, और एक ऐसे एक और पाथ ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके लगेगा, और ये भी यहाँ पे क्या आ रहा है, बी पॉइंट पे ही आ रहा है। ठीक है, तो जितने मैंने तीनों पाथ बताए, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पाथ से ट्रेवल कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, जो टोटल पाथ इसने कवर किया है उसकी लेंथ हम मेज़र करेंगे। तो जितनी भी टोटल लेंथ होगी वन की, वही हमारा उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही पार्ट टू के लिए भी डिस्टेंस सेम होगा, और पार्ट थ्री के लिए भी डिस्टेंस सेम होगा, जो भी पाथ वो कवर करा है उसका वही उसकी डिस्टेंस होगी। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट पहले ए पे था फिर बी पे गया, तो जो सेकंड पाथ है यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो सेकंड पाथ है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और वन टू और थ्री ये तीनों क्या है, डिस्टेंस है अलग अलग पाथ की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ सर्कल का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ से रोटेट होके पॉइंट लेट्स से बी पे आया, और फिर यहाँ से वापस रोटेट होके पॉइंट ए पे आ गया, तो अगर ये पूरा पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो जो भी इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr², सॉरी 2πr बस होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कोई डिफरेंस नहीं है ना। इनिशियल पोजीशन भी उसकी ए से ही स्टार्ट हुआ था, बाद में बी से वापस वो ए पे ही आ गए। तो अगर मैं पूरे पाथ का, पूरे सर्कल का देखूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, मतलब पॉइंट ए पे वापस आने के बाद क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है यहाँ पे, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आर वेक्टर, है ना। तो ये जो आर वेक्टर है, अभी हमने इसके पहले वेक्टर्स पढ़ के आया, तो ये आर वेक्टर किसके लिए, हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी के जैसे हम ट्रीट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, है ना, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वेक्टर को हम एक्स वाई और जेड में लिख सकते हैं, जो हमने वेक्टर्स में पढ़ के आया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये याद रखना कि ये एक वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे हम किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, हम क्या कह रहा था मैं, वन डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, 1D के लिए, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस देखेंगे या वाई देखेंगे या जेड देखेंगे, है ना। तीनों एक साथ नहीं देख रहे हैं यहाँ पे।
बाकी ये एक वेक्टर होता है, तो इसको हम 3 कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस फॉर्मूले को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। आई होप इतना क्लियर होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और ये 9th में पढ़ के भी आए होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने वर्ड लिखा है वेलोसिटी, ये स्पीड नहीं है। ठीक है, इसके फॉर्मूलेज अलग होंगे। तो वेलोसिटी को हम किस सिंबल से कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे वेलोसिटी के लिए? स्मॉल वी। और वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे हमारे पास? जो भी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके फॉर्मूले में? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, या यहाँ पे लिखो डेल्टा आर लिख लो, ज़्यादा बेटर लगेगा, डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वेक्टर। डेल्टा आर का मतलब क्या है? कहीं पे भी डेल्टा अगर किसी भी क्वांटिटी के सामने लगा है तो उसका मतलब क्या है? वो हमें डिफरेंस बता रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में या दो चीज़ों के आर की दो पोजीशंस के बीच में डिफरेंस बता रहा है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा आर लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? इसे मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। ठीक है, और डेल्टा टी लिखा है, मतलब ये टाइम में बता रहा है कितना टाइम लगा हमें, T2 माइनस T1, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट, तो इसे याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और उस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर वन डायमेंशन की बात करें जिसमें सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन के लिए तो ये फॉर्मूला ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन के लिए हम क्या लिख लेंगे? इसको v को लिख लेते हैं डेल x अपॉन डेल टी, मतलब x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस हम उसकी ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब इसके बाद जो नई डेफिनेशन मुझे पढ़नी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल वे में। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक्स वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो लेट्स से कुछ एक रैंडम मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लाइन पे, तो उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, एक्स वर्सेस टी का। तो मुझे जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ कर्व सरफेस टाइप का मिल रहा है, सॉरी सरफेस कह रहा हूँ, कर्व लाइन टाइप का मेरे को ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये रेंडमली मैंने ले लिया, कुछ ऐसा मोशन है कि जो एक्स है वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं वाई एक्सिस को अपने एक्स लेता हूँ और ये एक्स वाई एक्सिस को मैं टाइम का डिनोट करता हूँ, तो कैसे हर टाइम के लिए अलग अलग पोजीशन दी हुई है एक्स की, कि टाइम टी, लेट्स से टाइम T1 पे एक्स की पोजीशन क्या थी, ये है यहाँ पे कुछ ऐसे ही। टाइम आगे चल के T2 पे क्या हो जाएगी, एक्स की कुछ पोजीशन होगी। तो टाइम T2 पे एक्स की यहाँ पे कुछ पोजीशन है x2, तो ये x2 पोजीशन है, ये x1 पोजीशन है, यहाँ पे टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम T2 है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे x की क्या पोजीशन है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। अब अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो ऊपर जो फॉर्मूला दिया है सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास आएगा डेल एक्स अपॉन डेल टी, और x की वैल्यू ही क्या है अभी? अच्छा, मैं वेक्टर साइन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को फोकस हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो x के लिए मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1
अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा, ये x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या बता रहा है हमें यहाँ पे? यही हमें बताएगा ग्राफ से स्लोप। तो ये है स्लोप ऑफ कर्व, है ना, x वर्सेस t। तो x वर्सेस t का जो कर्व है, इसका स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी। यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो, कि अगर मैं T2 माइनस T1 निकालूंगा तो T2 माइनस T1 क्या है? ये डिस्टेंस है जो रेड डॉट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और x2 माइनस x1 कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों का ही मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? स्लोप मिलता है, राइट। तो इसे यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं, कि जो मेरे पास लाइन मिल रही है वो ये वाली लाइन मिल रही है। ठीक है, तो अभी मुझे ये एक लाइन मिल रही है। ये मुझे क्या बताएगा कि जो भी इस ट्रायंगल का tan थीटा है वही हमारे किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल। तो ऐसे तो हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगे उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे जो टाइम की वैल्यूज़ हैं, है ना, वो कैसे चेंज होंगी और उसके रिस्पेक्ट में एक्स कैसे चेंज होगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है एट द सेम इंस्टेंट, मतलब किसी एक फिक्स टाइम पे। अच्छा, वेलोसिटी मैंने क्या बताया कि हम पोजीशन में डिफरेंस देखते हैं। अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से मूव कर रहा है पॉइंट बी पे, और लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, right? तो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, इसी पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी, तो मेरे लिए काफ़ी इजी है। मैं क्या करूँगा, देखूँगा ए और बी की पोजीशन में कितना डिफरेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैं पूरे पाथ को यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करूँगा, जो भी लेंथ होगी, लेट्स से अगर एल है तो ये हो गया एल, टाइम इसे लगा टी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी को अपने एल बाई टी। बट अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू लेट्स से 1 सेकेंड, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मूव कर रहा है, या कोई पर्सन है जो किसी स्पीड से मूव कर रहा है इस साइड, है ना, इसकी स्पीड क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। स्पीड कह रहा हूँ, फाइंड वेलोसिटी। स्पीड के लिए भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं वेलोसिटी देखते हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे दो पोजीशन तो चाहिए होगी, उनके बीच में मैं डिफरेंस निकालूंगा, फिर देखूंगा टाइम का कितना इंटरवल का डिफरेंस है, तब मैं किसी भी इंस्टेंट, किसी भी एक फिक्स टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकता हूँ। बाकी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं पूरे एक पाथ में बता सकता हूँ किसी की वेलोसिटी क्या है, लेकिन किसी फिक्स टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसीलिए ये वर्ड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें यूज़ होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि आपने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रिकैप कि डिफरेंशिएशन की नीड क्या है यहाँ पे और कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ किसी एक फिक्स समय पे या किसी एक फिक्स पोजीशन पे कोई चीज़ फाइंड करनी है ना, और जिसे फाइंड करने के लिए हमें एक इंटरवल चाहिए होता है जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इसके जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, ये जो डिफरेंस है
ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे t इज़ इक्वल टू 1 पे, तो लेट्स से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं t इज़ इक्वल टू 1.01 सेकेंड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ t इज़ इक्वल टू 0.99 सेकेंड, राइट। तो और फिर इस इंटरवल के बीच में मैं देखता हूँ कि कितनी डिस्टेंस है। ये जो छोटा सा इंटरवल है मेरा यहाँ पे 1 के आगे और 1 के कुछ पीछे, इस इंटरवल में मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा कि इसमें कितनी सी डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट आया है और कितना टाइम लगा। अगर मुझे ये कैलकुलेट हो जाता है तो दोनों को डिवाइड करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल जो फॉर्मूला अभी इसके पहले हम पढ़ के आए हैं वो यूज़ करके हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ के आया, अगर मेरे पास देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है डेल आर अपॉन डेल टी, या कि डेल एक्स ले लेते हैं यहाँ पे आर की जगह, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ पहले वाले केस में, ये जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस या एवब वाला डायग्राम, इस पर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो डिफरेंस क्या है, ज़ीरो आ रहा है। टाइम में भी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा है, किसी इंस्टेंट टाइम पे एट सम फिक्स्ड, या लिख दो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, है ना, या किसी फिक्स टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर मेरे को पूछा गया है कि मेरी वेलोसिटी क्या है, तो मेरे पास क्या आएगा इक्वेशन में, 0/0, क्योंकि टाइम में कोई डिफरेंस नहीं गिवन है, डिस्टेंस में कोई, डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस गिवन नहीं है, और यही चीज़ क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो ऐसे तो मैं इसे फाइंड नहीं कर सकता, ठीक। तो इसको फाइंड करने के लिए एक अलग से मैथमेटिकल टूल बनाया गया है ना, अलग से मैथमेटिक्स में एक टॉपिक ही होता है डिफरेंशिएशन करके। जब भी हमें ऐसी कोई चीज़ फाइंड करनी रहती है जो बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में होती है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन में सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, ठीक। तो इसे न्यूटन्स ने ही दिया था, तो बार बार मैं ऐसा कर तो सकता नहीं कि t इज़ इक्वल टू 1.01 सेकेंड कर दूँ, या t इज़ इक्वल टू 0.99 सेकेंड, और वो इंटरवल कितना छोटा होगा ये मुझे भी नहीं पता है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि जो भी मेरा फॉर्मूला है ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसी में लगती है लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन ज़ीरो नहीं है ना। ज़ीरो हो जाएगा तो फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बहुत पास है, कि अगर 0.0001 है लेकिन ज़ीरो नहीं है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट का, और इसी लिमिट को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या है, ये डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसे ये कहते हैं हम डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में, यहाँ पे लिख लो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या कि इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टी लिख लो यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ लिमिट और डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, और आई होप मैथमेटिकल फिजिक्स में कवर हुआ होगा, ठीक है। नहीं हुआ था अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो, इसलिए मैंने बता दिया कि इसकी नीड क्या होती है, कि ये भी क्या बता रहा है, जो डी है ये भी क्या बता रहा है, डिफरेंस ही बता रहा है। तो जो डेल्टा और डी में बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे अगर जो मैं डी लिख रहा हूँ, ये डी ऑपरेटर, ये जो स्मॉल डी करके लिखा हुआ है, इसका भी काम यही है, डिफरेंस ही बताना, ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एनी फिक्स्ड इंस्टेंट, है ना, किसी भी एक फिक्स इंस्टेंट के लिए, फॉर एनी फिक्स्ड इंस्टेंस, ठीक है। या कि यहाँ पे लिख लो कि फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना,
और वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, ठीक है, विच ऑलमोस्ट गिव्स अस एग्जैक्ट एग्जैक्ट वेलोसिटी, है ना, एट एनी टाइम, टाइम लिखा है ना, टाइम इंटरवल नहीं लिखा, तो ये याद रखना, कोई किसी भी फिक्स टाइम के लिए अगर मुझे किसी चीज़ को फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, डी एक्स अपॉन डी टी का यूज़ करूँगा, ना कि डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये दोनों में डिफरेंस है। डी एक्स अपॉन डी टी के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, डिफरेंशिएशन के अलग ही एक फॉर्मूले की सीरीज़ होती है। बस तुम्हें याद रखना है कि फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। और इसे इंस्टेंटेनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक फिक्स्ड इंस्टेंट पे ही कोई चीज़ अगर फाइंड करनी है, ठीक है, जिसके फॉर्मूले में जो फाइंड करने के लिए हमें एक फ़िक्स इंटरवल चाहिए, लेकिन हमारे पास फ़िक्स इंटरवल गिवन नहीं हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं या डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं उस चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो आई होप ये क्लियर होगा यहाँ पे। और इसे ही मैं डायग्राम से देखता हूँ, है ना, डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि उसके प्रीवियस वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो उसी से देखते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व। तो अगर मेरे को एक्स वर्सेस टी का ग्राफ गिवन है, तो यहाँ पे मेरे पास टी है, यहाँ पे मेरे पास एक्स है, और कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है एक्स वर्सेस टी का। अब अगर मुझे इस इंटरवल के बीच में पूछा हुआ है ना, T1 और T2 के बीच में कि क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड, वेलोसिटी कुछ भी अगर गिवन है, तो काफ़ी आसान है। मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि ये कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, और टाइम इंटरवल मेरे पास कितना लगा, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये लाइन ज्वाइन हो रही है यहाँ से यहाँ, तो इस T1 और T2 के बीच की ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अगर मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से ये नहीं पूछ रहा कि T1 और T2 पे, मेरे से पूछ रहा है अगर कि तुम तो बताओ कि T1 पे ही कितनी है उसके पास स्पीड, है ना, या कि किसी फिक्स टाइम इंटरवल लेट्स से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, T3 के लिए कितनी है। तो अगर मेरे से पूछ रहा है T3 के लिए कितनी है, या T3 हटाओ, अगर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड, या फाइंड करके मत लिखो, यहाँ पे लिख लो, इफ वी नीड टू फाइंड, ठीक है, वेलोसिटी या कि स्पीड, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम सेम, ठीक है, अब सेम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी, इफ वी नीड टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी एट द सेम टाइम, ठीक है, T1, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बस T1 टाइम पे ही पता करना है, ठीक है, कोई इंटरवल गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, T1 टाइम पे ही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इंटरवल को और छोटा करना है, मुझे T1 पे ही पता करना है। तो लेट्स से अगर ये इंटरवल क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, अगर टाइम इंटरवल को मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, अभी मेरे पास क्या गिवन है, इस केस में फर्स्ट इनिशियली मुझे क्या गिवन है, T1 माइनस T2 टाइम, लेकिन मेरे को क्या करना है, सिर्फ T टाइम पे ही पता करना है। तो मैं T2 को वैनिश करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को इंटरवल भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ग्राफ है मेरा, है ना, इस ग्राफ को क्लोजली देखना, ये जो लाइन है T1 से T2 के बीच में, इसे मैं थोड़ा श्रिंक करने की कोशिश करूँगा, ये इंटरवल आ गया यहाँ पे, है ना, कुछ टाइम होगा यहाँ पे, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ इंटरवल गिवन है, ठीक है। अब मुझे फिक्स T1 टाइम पे ही पता करना है, लेकिन यहाँ पे देखो T1 टाइम तो गिवन है, लेकिन ये कुछ अलग टाइम है जहाँ पे मुझे वैल्यू पता ही नहीं करनी, मुझे जो T1 टाइम पे ही पता करनी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इंटरवल इतना छोटा हो कि वो ऑलमोस्ट उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो के इक्वल हो, लेकिन ज़ीरो ना हो, है ना, जिससे मुझे फिक्स T1 टाइम पे ही पता चल जाए कि उसकी वेलोसिटी क्या है या उसकी स्पीड क्या है।
तो मैं इसे और श्रिंक करूँगा, तो इसे अलग कलर से कर लेते हैं। तो मैं इसे ग्रीन कलर से लेता हूँ, तो ये और आ गया ग्राफ यहाँ पे। और श्रिंक कर लेते हैं, तो और श्रिंक करने के बाद क्या आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ से टेंजेंट बन के ग्राफ ड्रॉ, टेंजेंट बन के लाइन ड्रॉ होगी इस कर्व पे। तो ये सीधा टेंजेंट बन के ड्रॉ हो रही है, राइट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास वो स्मॉल इंटरवल है जो मैंने जिसकी बात की थी। तो यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत छोटे छोटे इंटरवल आ गए। ये आ गया, या इसको लिख सकता हूँ मैं t1 प्लस dt/2, और इधर पीछे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, t1 माइनस dt/2। और इन दोनों के बीच में अगर इंटरवल का डिफरेंस देखूंगा तो कितना आएगा, dt का आएगा, ठीक है। तो dt इंटरवल का डिफरेंस आएगा इन दोनों टाइम के बीच में, और जो dt है वो ऑलमोस्ट बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसको कह सकता हूँ कि वो एग्जैक्टली मुझे t1 की वैल्यू देगा। अगर t1 टाइम मैं वहाँ पे पुट कर दूँ, जो भी मेरे पास फॉर्मूला होगा, तो मुझे एकदम एग्जैक्ट t की वैल्यू देगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ पे, और डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वैसे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें यहाँ पे। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा dx/dt, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये आया लिमिट से आया, तो लिमिट को भी हटाओ, बस तुम इतना याद रखो dx/dt फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और ये ग्राफ में क्या शो करेगा, ये शो करेगा हमें अगेन स्लोप ही शो कर रहा है ना, स्लोप और या तो टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप अब हटाओ, अब ये एक टेंजेंट बन चुका है ना, टेंजेंट एट दैट फिक्स्ड टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिख लो t1। तो ये जो फिक्स टाइम हमारे पास t1 है, ठीक है, उसी उस टाइम पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी x और t वर्सेस ग्राफ की, वही हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप क्लियर होगा। अब हम बाकी की चीज़ देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इसकी नीड क्या पड़ी, वेलोसिटी समझा दिया क्या होता है। अब हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इस, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो ऊपर लिखा है, dx/dt होगा इंस्टेंटेनियस के लिए, और सिर्फ वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी इंटरवल पे गिवन है del x/del t। बाकी अगर ये किसी स्पेस में गिवन है तो इसके लिए भी हम वेक्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास dx/dt आई कैप, अगर y में कुछ है तो हम लिख लेंगे dy/dt वाई कैप प्लस dz/dt z कैप, ठीक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम देख एक्सेलरेशन, इसको भी पढ़ के आए होगे 9th में। तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सिंपल सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसके लिए सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल ए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्मॉल ए, क्या होगा फॉर्मूला इसका, del v/del t। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये हमारे फॉर्मूला है इसका। अगर यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट किसका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
तो उसका क्या मतलब है, हमें उसी इंस्टेंट पे बताना है, उसी टाइम पे बताना है, किसी एक फिक्स टाइम पे, कि वहाँ पे क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो अभी इसके ऊपर हमने वेलोसिटी के लिए देखा था वही यूज़ होगा। तो यहाँ पे ए के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, बार बार मैं लिमिट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लिमिट का मतलब ही होता है कि हम कोई एक लिमिट पुट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ में, है ना। जो भी हमारा डिवाइड करने पे आ रहा है ज़ीरो, ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ। ठीक है, कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, लेकिन हम उसे ज़ीरो पुट नहीं करेंगे, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो बहुत छोटा इंटरवल है लेकिन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेंस टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखा है वहाँ पे, एरो बना हुआ है, मतलब टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं अपने डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में डी वी अपॉन डी टी विथ वेक्टर साइन। ठीक है, तो ये आई होप ये भी क्लियर होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन सिंपली क्या है। अच्छा, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसे अगर ग्राफ से हम देखें तो ग्राफ में क्या बताएगा, अगेन टेंजेंट बताएगा, लेकिन कौन से ग्राफ में, v वर्सेस t। तो अगर v वर्सेस t का ग्राफ कहीं पे गिवन है तो ग्राफ देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मुझे v वर्सेस t का ग्राफ गिवन है तो उसकी ये है मेरे पास v और t। और ये कोई पॉइंट हो गया फिक्स, जिसमें मेरे को क्या पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है इसी फिक्स पॉइंट पे। तो जो भी टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ होगी, ठीक है, सॉरी डायग्राम सीख से नहीं बन रहा, एक सेकेंड। तो ये जो पॉइंट है ना, जिससे मैं ले रहा हूँ T1, तो T1 पे मेरे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी उसे मैं किससे लिखूँगा, डी वी अपॉन डी टी से, जो मुझे क्या देगा, टेंजेंट देगा एट पॉइंट T1 और एट कोऑर्डिनेट्स V1 एंड T1। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो 4-5 चीज़ें हमने देख ली हैं, और देखता हूँ टाइम है अगर कुछ करने का और। ठीक है, एक और टॉपिक है वो हम कवर कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कैसा मोशन होगा, है ना। ठीक है, तो ए को वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो यहाँ पे कि वेक्टर फॉर्म में कैसा दिखेगा। तो तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक्स वाई जेड मत लिखो, ऐसा ही सही है। ठीक है, देख लेते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसे होगा, तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका यूज़ होगा आप क्वेश्चंस में। तो उसको देखते हैं कैसे यूज़ होता है ये सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन कैसा होता है। तो अगर मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे, 10th 9th में किए होंगे। तो जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होता है तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं जो वैलिड होते हैं। ये याद रखना, लोग कभी कभी क्या कहते हैं, वही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह यूज़ कर लेते हैं। नहीं, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू है मेरे पास वो है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारे पास 3 आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अगर ए कांस्टेंट है तो हमारे पास आएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन
ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास गिवन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो, जब ए की वैल्यू कुछ फिक्स हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, वेरिएबल है, तो हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं होंगे। तो ये थोड़ा याद रखना है, आगे चल के जब क्वेश्चंस करेंगे तब और कन्फर्म होगा, क्लियर होगा। और इसमें मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसी में हम दूसरी चीज़ क्या पढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये स्ट्रेट लाइन में एक आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये कब होता है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ना हो, है ना। तो इसे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में नॉट कांस्टेंट। अच्छा, तो अगर ऐसा होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो तब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी उसकी क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले की। क्यों, क्योंकि अब लगातार एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो हर पॉइंट पे अगर कोई चीज़ बदल रही है ना। पहले क्या था, स्टार्टिंग से फाइनल तक के एक इंटरवल में हमने देखा कि पहले क्या करते थे हम, कि एक इंटरवल है ए से बी, इसके बीच में देख लिया हमने कि पहले स्पीड यहाँ से यहाँ पे कितनी है। ठीक है, इस इंटरवल में। लेकिन अगर स्पीड लगातार हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है, हर पॉइंट पे धीरे धीरे स्पीड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्पीड से तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन देख रहे हैं, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन लगातार बदलता जा रहा है, ठीक है, तो फिर हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते जो इसके पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, तब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तब हमें फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वाले फॉर्मूलेज। तो ए क्या हो जाएगा, अगर ए हमारे पास वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल कुछ मैं वैल्यू देता हूँ लाइक 2t, तो इसका क्या मतलब है, ए इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, तो ए यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ए इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, या लिखा है ए इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, है ना। तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। कब लिखा है, 2t लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो ऊपर वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसकी जगह सिंपली जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर्मूलेज गिवन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी की, हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए इज इक्वल टू 2t, राइट। यहाँ पे मॉड लगा लो क्योंकि मैंने, ठीक है, ए इज इक्वल टू आया 2t, तो मुझे पता है ए की वैल्यू क्या है, dv अपॉन dt, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2t, तो ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू 2t dt, dv का इंटीग्रेशन और t का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों बना, क्यों, क्योंकि हमारा जो a था वो वेरिएबल था, एक्सेलरेशन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ किया। अच्छा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बार बार। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो मिला, यहाँ पे इक्वेशन में क्या पता चला, इक्वेशन में पता चल रहा है वेलोसिटी भी बार बार चेंज हो रही है। तो v भी क्या आ गया मेरे पास, v इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम,
और v इज़ वेरिएबल, तो v भी यहाँ पे वेरिएबल है। तो अगेन हम इसको अब कांस्टेंट नहीं ले सकते यहाँ पे कि कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट तरीके से बदल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस का यूज़ करेंगे। अच्छा, इंस्टेंटेनियस का यूज़ इसलिए क्या, क्योंकि हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे या हर पोजीशंस पे उसकी स्पीड या कि उसका एक्सेलरेशन कुछ बदल रहा है। एक्सेलरेशन अगर हर पॉइंट पे बदल रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वेरिएबल है, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, dx/dt, यही मेरा किसके इक्वल है, v के इक्वल है, और v मुझे क्या गिवन है, 2t² प्लस सी। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू t³ प्लस सी टी प्लस डी, जहाँ पे c और d क्या है, वेरिएबल है। अब अगर किसी ने भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो उसे समझ आ रहा होगा कि ये कैसे मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार इसको रिकैप कर लेना, देख लेना कैसे कैसे इंटीग्रेशन के सिंपल फार्मूलेज हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फार्मूले बहुत आसान आसान है जो मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। सिंपल था होता है कि अगर कुछ भी दिया हुआ है सी टी करके डी टी, तो हम टी का स्क्वायर कर देते हैं, टी की पावर को इंक्रीज़ कर देते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी टी जो था है ना, इसका फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन का, होता है t² प्लस सी। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, इस वीडियो में इतना ही लगते हैं, बाकी लेंदी हो रहा है ये वीडियो। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो हमने स्टार्टिंग की थी किससे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं 9th में, कि डिस्टेंस सारे जो भी लेंथ होती है कोई भी पाथ की, उसका हम डिस्टेंस ले लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हमेशा हम शॉर्टेस्ट पाथ को ही देखते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, वेलोसिटी देखी। वेलोसिटी में क्या देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था पहले से कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चल के हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने क्या देखा कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है किसी एट फिक्स इंस्टेंट, मतलब किसी एक फिक्स इंस्टेंट पे अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो हम उसको फाइंड करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन की। हम अपने पूरे पाथ को या अपने पूरे टाइम इंटरवल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है जो उस टाइम पे लाई कर रहा है, जिस टाइम पे हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है, वहाँ पे हम उस पार्ट पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो पार्ट कहाँ था, t=1 सेकेंड के पास जो मैंने इंटरवल लिया है छोटा सा, है ना, यही इंटरवल हमें क्या बता रहा था कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, हमारी कैलकुलेशन कितनी करेक्ट होगी, जितना ज़्यादा छोटा इंटरवल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, लिमिट लगाई। तो हमने अपने फॉर्मूले del x/del t को चेंज करके क्या लिखा, लिमिट del t टेंस टू 0 del x/del t। मतलब हमने ये रिलेट किया कि जो हमारा del t है, जो टाइम इंटरवल है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बहुत पास में है ना, ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास है। तो उससे हमारी जो कैलकुलेशन आती है वो आती है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो हम लिखते हैं dx/dt। इसी पूरी चीज़ को हमने लिख दिया dx/dt। डी का काम डेल जैसा ही है, बस यहाँ पे इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम किसी भी एक इंस्टेंट, किसी भी एक फिक्स टाइम पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको ग्राफ से मैंने दिखाया कि ग्राफ से हमारे पास जो भी टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पे, वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है एक्स और टी ग्राफ के लिए, और वी और टी ग्राफ के लिए हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये मैंने एक्स और वी टी के ग्राफ के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे ये हमें इस पॉइंट पे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा, लास्ट में हमने देख लिया कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो भी हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं
तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं उसका यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल रही है, वेरिएबल है, तो हम फिर क्या करेंगे, अब फिर हम उसके बाद अपने डिफरेंशिएशन वाला जो फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला फार्मूला, हम उसे यूज़ करके कैलकुलेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने रिकैप भी कर दिया सारी चीज़ें क्या क्या पढ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि ग्रेविटी वाले कुछ एग्जांपल कर लेंगे फिर से, कि कैसे अगर बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो किस स्पीड से वो नीचे आएगा, किस स्पीड से मैं उसे ऊपर थ्रो करूँगा कि वो इतनी हाइट अटेन कर लेगा। तो ये सारी चीज़ों पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे काइनामेटिक्स 2 में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अगर 2 डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कैसे सारी चीज़ों को सॉल्व करना है हमें। वहाँ पे हमें वेक्टर्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है वेक्टर्स की। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। और जो भी ये पीडीएफ है वो मैं बना रहा हूँ सारी चैप्टर्स की, वेक्टर्स की हो या कि काइनेमैटिक्स की हो, वो मैं अपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें जो लिंक है आप उस पर क्लिक करना, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर इसमें से कुछ डाउट हो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो उसे आप कमेंट में पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। ओके, बाय।